एक दिन की छुट्टी के बाद आज मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों के लिए फिर से है ग्लोबल मार्केट से बेहद कमजोरी के संकेत और एफआईज की बिकवाली का दबाव जारी। तो परसों की शानदार रिकवरी के बाद आज गैप डाउन ओपनिंग के लिए हो जाइए तैयार और उसके बाद की रणनीति पर करेंगे विस्तार से बातचीत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, एक दिन की छुट्टी में 3-4 दिन कर देते, एक बार सब एडजस्ट होने देते, फिर खुलते आराम से बाजार। एब्सोल्युटली। और वो भी मतलब आज का दिन तो ऐसा है कि 2 दिनों के संकेत आपको देखने हैं, फिर उसके बाद मंथली एक्सपायरी है, बजट के पहले का माहौल, ढेर सारा एक्शन है। आइए एक बार पहले देख लें जिन ट्रिगर्स के दम पर आज भारतीय बाजारों को ट्रेड करना है। 2 दिनों की छुट्टी, 2 दिनों के बाद बेसिकली 2 दिनों के संकेत अमेरिकी बाजारों के और 2 दिनों के अमेरिका की फेड की बैठक के बाद के बाजारों का आज असर पड़ता हुआ दिखेगा। जनवरी सीरीज की आज एक्सपायरी आखिरी दिन है। ढेर सारे नतीजे आज फिर से आने वाले हैं। निफ्टी की कोई कंपनी नहीं है जो नतीजे पेश कर ली, लेकिन वायदा कारोबार में 11 कंपनियां अपने नतीजे पेश करेगी। और कल से यानी कि फरवरी सीरीज से 2 और नए खिलाड़ी वायदा कारोबार में एंट्री कर रहे हैं। तो वायदा कारोबार की लिस्ट थोड़ी लंबी और बड़ी होती हुई कल से। बिल्कुल सर, तो जैसा आपने कहा ढेरों संकेत हैं और एक ही साथ इतनी सारी चीजें एक ही दिन में आज होने वाली हैं, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बट आई थिंक जो सबसे बड़ी इस समय ग्लोबल हेडलाइन है, फेड की जो पॉलिसी आई, जो पावेल साहब के बयान है, दोनों का जो इम्पैक्ट है। 3 दिनों से सर यूएस में हमने देखा है हजार पॉइंट के डाउ पर इंट्राडे स्विंग हो रहे हैं। मंडे को 1100-1200 पॉइंट, ट्यूसडे को हमने 1000 पॉइंट का स्विंग देखा, कल भी लगभग उसी लेवल का मूव देखा। एब्सोल्युटली। तो फेड की पॉलिसी तो आ गई है और बाजार जो इतने वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दीप, 2 चीजें हैं। पहले कि फेड ने क्या कहा, क्या करा जी, और उसके बाद बाजार ने क्या किया। ठीक है, तो पहले हम फेड की बात करते हैं। जी, फेड चेयरमैन के बयानों से ऐसा लगा कि वो कंफ्यूज्ड है। यस, ठीक है, और ये कंफ्यूजन बाजार को नहीं चाहिए। बाजार पसंद करता है क्लैरिटी। जी, आप डायरेक्शन दे दो। जी, हम कब क्या करेंगे ये हमें ही नहीं पता। यस, मैंने इनके बयानों का मतलब ये निकाला। ठीक है, यस सर। 3 बार बढ़नी है रेट, 4 बार भी हो सकती है। हम बहुत कंफर्टेबल हैं, डेटा ठीक है कि मतलब हमारे पास स्कोप है, तो फिर बढ़ाए क्यों नहीं? करेक्ट। अगर आपके पास स्कोप है तो बढ़ा देते, राइट। फिर आपने छोड़ दिया कि हम आगे बढ़ाएंगे। अगर इस बार भी बढ़ा देते तो बाजार इतना परेशान नहीं होता। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपके पास अगर आपको इतनी क्लैरिटी है कि मुझे ब्याज दरें बढ़ानी, तो बढ़ा दो ना भाई। बढ़ा दो। फिर दूसरी चीज ये, अब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी नहीं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि लेबर मार्केट बड़ा कंफर्टेबल है। ठीक है, कंफर्टेबल है तो इसका मतलब ये कि आप ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तीसरी तरफ अगर आपको इतना कंफर्ट है, ग्रोथ पे इतना भरोसा है, तो फिर आप बैलेंस शीट अपनी कम करने पे लगे रहेंगे। यानी कि अपनी बैलेंस शीट में जो आपके पास बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, जो आपने पिछले 1.5 साल में खरीदे हैं, अब 2 साल में वो आप बेचना शुरू करेंगे। राइट। सो क्या करें, नेक्स्ट स्टेप फेड का क्या होगा, इसको लेके बाजार क्लियर नहीं। और इसी को लेकर समस्या हुई है, क्योंकि जब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया ना, तब तक सब कुछ ठीक था। हाँ, तब तक लोग समझ रहे थे कि ठीक है यार, फेड की पॉलिसी ठीक है, बिल्कुल जैसा सोचे थे वैसे ही, न कोई बहुत अच्छा न कोई बहुत खराब है, झटका नहीं लग रहा, ऑल इज वेल, तो फिर चलो बढ़ते हैं। और इस चक्कर में अमेरिकी बाजार पहले बढ़ गए, और जो लोग रात को टाइम से सो गए उनके लिए ठीक था। बिल्कुल। और जो लेट तक जगते हैं उनके लिए मुश्किल है। खैर, मुश्किल तो अल्टीमेटली कुछ भी हो, आपको तो 9:15 बजे डील करना है। बट पॉइंट ये कि फेड के बयानों से ऐसा लग रहा है कि अभी फेड की पॉलिसी को लेकर किसी भी तरफ निश्चितता नहीं है। यस सर, बिल्कुल। और वो थोड़ा सा मुश्किल मामला है। ये तो चलो बात होगी फेड के, जो थोड़ा खराब लगा सबको। अब दूसरी तरफ आइए अमेरिकी बाजारों में। अमेरिकी बाजारों में कंफर्ट ही नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा चल रहे थे, ऐसा तेजी से गिरे जैसे कि मतलब आज ही ब्याज दरें, इससे तो बढ़िया बढ़ जाती तो इतना नहीं गिरते शायद। करेक्ट, मान लेते हो गया, मान लो चलो शुरुआत हो गई, तो आपने एक अच्छी तेजी का मौका गंवा दिया। पिछले 3 दिनों से दीप जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये तो कल का जो हो गया। अब अमेरिकी बाजार का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है। पहले खराब बात करते हैं, ताकि लास्ट में बाद में अच्छी बात करूंगा तो अच्छी वाली आपको याद रह जाएगी। मूड अच्छा है। खराब क्या हो रहा है? खराब ये हो रहा है कि अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे। यस सर, लगातार बिकवाली है। अब वहाँ तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं कि वो एफआईज बेच गए, वहाँ तो उनके खुद के इन्वेस्टर वो इतने बड़े हैं कि उनको बाहर के इन्वेस्टर्स का तो उनके लिए कंट्रीब्यूशन ही नहीं। आप आओ लगाओ तो लगाओ, पैसे नहीं, हम जाके वहाँ लगाएं तो कोई हमारा ऐसा वेलकम नहीं है उनके वहाँ कि अरे इंडिया से इन्वेस्टर आए हैं, कोई फर्क, इतने बड़े मार्केट है, उनको फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। तो 3 दिनों से ये हो रहा है कि अमेरिकी बाजार बहुत भारी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। 3 में से 2 दिन अलग चीज हुई है दीप, और वो ये, कल हुआ वो अलग था। कल क्या अलग हुआ? कल आप ऊपर से गिरे जोर से
और डे लो पर बंद हुए, राइट। और सोमवार और मंगलवार को उल्टा किया, अच्छा, नीचे से आप बढ़कर ऊपर डे हाई पर बंद यस हुए, सर, यस सर, करेक्ट। बिल्कुल, सो और तीनों दिनों में ऑन एन एवरेज राउंड फिगर में 1000 पॉइंट 1000 तक पॉइंट, रेंज है। यस सर, तो इसका मतलब इतनी वॉलेटिलिटी कौन बर्दाश्त कर सकता है? और ये अमेरिका के मार्केट है, हमारे नहीं, या किसी और छोटे मार्केट नहीं कि जहां पर इतनी वॉलेटिलिटी दिखे आपको। बिल्कुल सर। ये वैसा हाल है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वॉलेटिलिटी दिख सकती है, छोटे मार्केट्स में दिख सकती है, लेकिन लार्ज कैप में कोई टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक इतना ऊपर नीचे नहीं होता। वैसे ही अमेरिका टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक की तरह लार्ज कैप बड़ा मार्केट है, वो इतना ऊपर नीचे नहीं था, लेकिन हो रहा है। तो ये नेगेटिव है और ये सबको परेशान कर रहा है कि अमेरिका के लोग भी और अमेरिका के बाहर दुनिया भर के लोग भी बाजार को लेकर व्यू नहीं बना पा रहे हैं। लगता है कि यहाँ डाउ रुकेगा, यहाँ से रिकवर करेगा, 7-8 दिन ऐसा हो गया वैसा हो गया, और जो ब्रेक लगा था सोमवार को वो भी छोटा सा ब्रेक लगा, मंगलवार को कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं लगा, हल्का सा निशान में बंद हुआ। तो इसका मतलब 8-10 दिन से ट्रेंड तो बहुत ही कमजोरी का है, तो वो खराब तो दिख ही रहा है, तकनीकी तौर पर खराब दिख रहा है। अब इन सब के बीच में एक सिल्वर लाइनिंग है, जो अच्छी बात बताता हूँ। अमेरिका में ट्रेंड क्या है? बेचने का है, कमजोरी का है, दोनों, नेस्डेक, डाउ सब में, राइट। एक तरफा बिकवाली कितना गिर गया? नेस्डेक ऊपर से 15% के आसपास, 15%, ठीक है, और डाउ भी 10% के आसपास तो गिर चुका है, 9%, 9-10% गिर चुका। तो ट्रेंड में नेगेटिव है। एक चीज, चाहे वो अमेरिका के बाजार हो चाहे हमारे बाजार हो, जो ट्रेडर्स को स्पेशली और जो इन्वेस्टर्स बॉटम फिशिंग करने का मूड रखते हैं, उनको जानने समझने की जरूरत है और एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। और वो ये, किसी एक ट्रेंड के बाद जब बहुत अचानक से तगड़ी वॉलेटिलिटी होती है, बड़ी वॉलेटिलिटी होती है, भारी उतार चढ़ाव होता है, वो ट्रेंड रिवर्सल का पहला संकेत होता है। करेक्ट, वॉलेटिलिटी। आपको ट्रेंड रिवर्सल के लिए सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की, जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव, जो कि हमारे यहाँ भी दिख रहा है वहां भी दिख रहा है। क्यों? उसका रीजन समझिए। मार्केट मंदी का है दीप, कोई तो है, चाहे अमेरिका में हो चाहे हमारे यहाँ एफआईज हो, जिसको बेच के जाना है। यस सर, ठीक है, बिल्कुल, रोज बेच रहे हैं, ठीक है। 15% अगर आपका नेस्डेक गिरा तो इसी वजह से गिरा है कि बेचे जा रहे हैं। yes, अगर आपका 18,350 से निफ्टी गिरकर यहाँ तक आया है तो कोई न कोई एग्रेसिवली बेचे जा रहा है। अगर आपके लिए यहाँ एग्रेसिवली सेलिंग है और अगर मैं बायर हूँ, आपको बेचना है रोज, और मैं बायर हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, जाने दो दीप, कल भी बेचेंगे। करेक्ट, मैं जल्दी में क्यों, आराम से लूंगा, आराम से करूंगा, है ना। एब्सोल्युटली। किसी लेवल पर आने के बाद या तो दीप ठंडे पड़ जाएंगे कि अब नहीं बेच सकता यार, बहुत हो गया। क्यों नहीं बेच सकता? या तो मेरा बिक गया, या भाव ऐसे नहीं कि बेचूं, और दूसरी तरफ मेरे को लेना है, तो मैं सोचूंगा अब ठीक है यार, ये भाव ठीक है, अब लेने का टाइम आ गया। जरूरी नहीं कि आप हमेशा बॉटम पे ही ले पाए, तो अब लेने का टाइम आ गया। या फिर अब मैंने पैसा डालना शुरू किया, आपकी सप्लाई कम हो गई, तो एकदम से बाजार ऊपर आता है। तब क्या होता है, ये जब बाजार ऊपर आता है तो एक ही बार में वी शेप नहीं हो जाता, डब्ल्यू बनता है, वी नहीं बनता। क्या होता है कि पहली बार जब रिकवरी होगी तो फिर से बेचा जाएगा, थोड़ा मेरा बचा हुआ है ना, अच्छा 1000 ऊपर आया, चलिए फिर से बेचते हैं, तो फिर से बेचे, फिर जोर से बेचता है, फिर नीचे आता। तो ये जब 2-3 बार ये प्रोसेस होती है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की, तो वो इस बात की ओर संकेत देती है कि कोई एग्रेसिव सेलर है, उसके लिए खरीदारी के लिए सामने एग्रेसिव बायर भी आ रहा है। इस लेवल पर कोई तो है जो खरीदना चाहता है। ये चीज अमेरिका के बाजार में दिख रही है। हमारे यहाँ इसके पहले दर्शन हुए, हमारे यहाँ भी हुए दर्शन, थोड़े हुए, करेक्ट। सोमवार को भी हुए, मंगलवार को भी हुए, राइट। लेकिन हमारे यहाँ कम छोटे दर्शन हुए। उसकी रीजन ये हो सकती है हम उतने गिरे नहीं जितने अमेरिका गिरा है, हो सकता है इस वजह से हम इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी दिख रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ दीप, मैं अमेरिका का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे बाजार का ट्रेंड, बिहेवियर, उसकी मानसिकता समझ में आती है। तो अमेरिका के बाजार कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे कि अगर एक आध दिन और नहीं गिरे ऊपर, ये बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट, ये वैसे ही बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट है जैसा एक स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी दिया था। आपको याद हो जब तीसरी वेव की बात कर रहे थे, ओमिक्रॉन की बात कर रहे थे, और मैंने कहा था कि जब तक कोरोना का खतरा है तब तक बाजार नहीं गिरेंगे। और आप देखिए बाजारों के गिरने की शुरुआत ही वहीं से हुई जब आपके मन से ओमिक्रॉन का डर निकल गया, कोरोना का डर निकल गया कि नहीं मास्क लगाना, नहीं लॉकडाउन करना, नहीं कुछ नहीं करना, और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग हुई। वैसे ही एक और ये स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ कि अमेरिकी बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिर्फ एक आध दिन और अगर इस तरीके, मैं तो चाहता हूँ एक आध दिन और वॉलेटाइल हो जाए, जितना ऊपर नीचे करना, कूद फान करना कर लो भाई, और वो कर लिया
तो एक अच्छी रिकवरी की तैयारी दे सकते हैं, बशर्ते कि अब यहाँ से और कमज़ोर ना हो, एक आध 2 दिन थोड़ा वोलेटाइल होके बढ़ जाए। तो ये अमेरिकी बाजारों का विश्लेषण है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये तो एक बड़ा ही फैक्टर आ गए, पर अमेरिकी बाजारों के साथ साथ जो अमेरिकी एफआईएस हैं, बाकी जो एफआईएस हैं जो हाथ रोक नहीं रहे हैं, मतलब सर देखिए 7,000 करोड़ की सेल फिगर हमें ट्यूसडे को आती हुई दिखी, और पिछले कई दिनों में बहुत ज़्यादा है, बल्कि आखिरी बार इससे बड़ा आंकड़ा जब आया था तो 26 फरवरी 2021 को आया था। तो लगभग 11 महीनों में हाईएस्ट सेल फिगर एफआईएस। एक बार अन्ना आज़ादी के वक्त हमने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन दूसरा विदेशियों के लिए, और अब ये खुद भारत छोड़ो आंदोलन लगा रहे हैं, वैसा हाल है। और सीरियस नोट दीप, बिकवाली तो बड़ी है, बहुत बड़ी है। दूसरी बड़ी दिक्कत की बात यह कि ये सारे के सारे वाकई में स्क्रीन पर बिकवाली के आंकड़े, यस सर, न कि कोई ब्लॉक डील्स हुई हो जी, ठीक है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, इनफैक्ट 2 सिल्वर लाइनिंग। ओके। पहली चीज, बिकवाली कब हुई है? ये बिकवाली हुई है मंगलवार को, मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले। यस सर, करेक्ट। मैं हमेशा, आप ध्यान रखते होंगे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी के आसपास के 1-2 दिनों के आंकड़े हमेशा आपको बड़े देंगे, उस पर भरोसा मत कीजिए। बिल्कुल। आप मुझे बताओ क्या गलत है? एक 17,275 की क्लोजिंग डे हाई पर, तगड़ी, मूड माहौल खतरनाक जबरदस्त, और दूसरी तरफ 7,000 करोड़ की बिकवाली। सही बात। दो में से एक चीज तो गलत है। हाँ, दोनों तो नहीं हो सकती। दोनों तो नहीं हो सकते। क्या आप मतलब साल भर का सबसे ज्यादा वाला बिकवाली का आंकड़ा देखे और पिछले 7-8 दिन में सबसे ज्यादा मजबूती वाला सेशन देखे, तो कुछ तो गलत है। मैं किस के साथ जाऊं? हाँ। मैं तो जो स्क्रीन दिख रही है इसके साथ जाऊंगा। ओके। इसका मतलब क्लियर है दीप, इस बिकवाली के आंकड़े में जी, आपके लिए कुछ ना कुछ एक्सपायरी के एडजस्टमेंट है अंडरस्टूड। कि इधर एफएनओ में काटो, इधर डिलीवरी दो, समथिंग लाइक दैट, वो हो सकता है। तो वो एडजस्टमेंट वाले ट्रेड्स हो सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन ये नहीं दिखती। पहली चीज, 7,000 करोड़ तो आप बेच दो, नॉर्मल डे में हम पानी पी जाए, करेक्ट है ना। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 44% पे, ठीक है। तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी आपकी लोएस्ट लेवल के आसपास आ गई है, एक्सेप्ट पेंडेमिक वाला टाइम छोड़ दो, फरवरी मार्च के वक्त जब हमने बॉटम बनाया था 23 मार्च के आसपास, वो छोड़ दो। तो अगर आप वहां पर है, सो ये 2 सिल्वर लाइनिंग मेरे लिए कि एक, इन आंकड़ों को देख के इतना मत डरिए, सावधान रहिए। मतलब ऐसा भी नहीं सीना तान के चले क्या है, ठीक है बेचा होगा तुमने, हम देख लेंगे, वैसा नहीं है। लेकिन ये किस वक्त बिकवाली आ रही, एनालिसिस तो वही है ना। खाली नंबर देख के फिर तो वो तो सबके लिए नंबर है, करेक्ट, बिल्कुल, है ना। जब आप उन नंबर को ये देखते हो किस वक्त किस सिचुएशन में आए, तो आपका डर कम हो जाएगा। दूसरा ये 44% पे आ गए नेट लॉन्ग में, अब और नहीं, 2-3%, 4% और हो सकता है, मैं मना नहीं करता। लेकिन आप उन लेवल पे आ गए जहां आपको बहुत ज्यादा बेचने की जगह नहीं बची, और आज आपकी मंथली एक्सपायरी हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है। आप बिकवाली का प्रेशर ठीक उसी तरह से कम होते हुए देखेंगे जैसे आपने दिसंबर सीरीज में होते हुए देखा था। अंत में करेक्ट, दिसंबर सीरीज खत्म हुई और शुक्रवार के दिन सही बात हो गया ना, हो गया था। आपको लग रहा होगा अनिल जोश दिलाने पर, लेकिन यही ट्रेंड है। मेरे को याद है मंडे को आपने कहा था कि एक्सपायरी तक हमें निकालना है, बस, है ना। ये एक्सपायरी तो आज का दिन शांति से निकाल लें जी, बस। आज का दिन पोजीशन आप अपनी मैनेज कर लें, मार्क टू मार्केट लॉसेस है तो मैनेज कर लें, इन्वेस्टर्स हैं तो पैसा लगाएं। हमने तब भी कहा था कि 16,000 के नीचे, 17,000 के नीचे आपको लगाना है। आज मैं फिर कहूँ, अगर उस दिन नहीं लगाया तो अब आज लगाइए, तो पैसा लगाना है। सो बहुत डरिए मत, ठीक है। आंकड़े बड़े दिखते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हाँ, टेंशन की बात। अंडरस्टूड सर। चलिए, एक छोटा सा व्यू एक्सपायरी पर भी, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। दीप, डेटा ऐसे हैं कि कुछ डेटा से ज़्यादा ट्रिगर्स ऐसे हैं कि कुछ समझना मुश्किल है। 17,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल से अगर 17,000 के ऊपर हम मंथली एक्सपायरी देख रहे हैं तो जितने खराब है उतनी खराब है, और ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा नहीं। हाँ, और 17,000 के नीचे होंगे तो और ज़्यादा खराब होंगे, क्योंकि मेक और ब्रेक लेवल वही है। 17,000 पर पुट पर लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लगभग पूरा तो नहीं, लेकिन 53 लाख शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो घूम फिर के अगर हम क्लोजिंग 17,000 के ऊपर कर दें, बहुत बढ़िया। 17,150 के ऊपर कर पाएँ तो थोड़े बेहतर है, क्योंकि इस पूरे फॉल में 17,150 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली, और 17,300 के ऊपर बंद हो जाए, उम्मीद रखने में क्या हर्ज है? हो सकता है, जैसे वॉलेटिलिटी है, उम्मीद रखने में क्या हर्ज है? तो बहुत ही बढ़िया। तो देखते हैं, ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड सर। चलिए, ओपनिंग ज़्यादा क्लोजिंग है इंपॉर्टेंट। करते हैं आज मंथली एक्सपायरी के दिन की शुरुआत। बताएं सर, फिर कैसे देखना है सर? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है दीप, एफआईएस के संकेत नेगेटिव है।
घरेलू फंड ने अपनी तरफ से पूरा दम लगाकर 4,535 करोड़ की खरीदारी की। पहली बार इन्होंने दम दिखाया, ताकत दिखाई है। उसका असर आपने देखा भी कि आप 17,275 पर जाकर बंद हुए। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हैं। मैं पॉजिटिव भी रख सकता था, लेकिन मैं आजकल थोड़ा कोशिश चलता हूँ पॉजिटिव वाले मामले में। सिर्फ कमेंट्री में बोल देता हूँ पॉजिटिव ज़्यादा, लेकिन लिखने में थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो सिर्फ पढ़ते हैं। जो लोग मुझे रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं, उन्हें मेरे चेहरे से समझ में आ जाता है, मेरे शब्दों से और मेरे बोलने के लहजे से समझ में आता है। लेकिन जो खाली ट्विटर पे या फेसबुक पे पोस्ट पढ़ते हैं, वहाँ शब्द होते हैं, भावनाएं कहाँ होती है? करेक्ट, सही बात है ना। तो वो सेंटिमेंट नहीं निकल कर आता, डिटेल्स नहीं निकल। हाँ, वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आप खत में लिखते हैं तो समझ में आती है, कुछ चीज़ें नज़रों से समझ में आ जाती है। ये नज़रों वाली ये नज़रों वाली है। तो ये सारी चीज़ें, सेंटिमेंट और ट्रेंड आपके लिए, सेंटिमेंट न्यूट्रल है, मैंने नेगेटिव नहीं किया है, न्यूट्रल ही रखा है, और ट्रेंड भी न्यूट्रल है। ये सेंटिमेंट माफ कीजिएगा नेगेटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल। ट्रेंड अभी तक नहीं बदला, ये बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि फ्राइडे इसलिए हमने कहा कि 17,000 के नीचे बंद होने दे। बंद नहीं हुआ, न मंडे को नीचे बंद हुआ, न ट्यूसडे को। बिल्कुल। आज के लिए लेवल्स 16,850, 17,000, ये पहला 150 पॉइंट का सपोर्ट जोन है। जो सपोर्ट जोन पहले 50 पॉइंट का होता था, बाद में 75 का हुआ, अब 150 पॉइंट का होने लगा, वोलेटिलिटी को देखते हुए। 16,850, 17,000। इसके नीचे 16,700, 16,775 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर 17,150, 17,275 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। 17,300 से 17,375 प्रॉफिट बुकिंग की बिकवाली की जगह। अंडरस्टूड सर। बैंक निफ्टी 36,950, 37,225, थोड़ी सी बड़ी रेंज है डीप, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। 1,000 पॉइंट का 1,500 पॉइंट का मूव हो तो मैं क्या करूं? करेक्ट सर। ये रेंज है। 36,375, 36,525, ये अच्छी जगह है, यहाँ डबल बॉटम हमने बनाया पिछले 2 दिनों में। एक बार यहाँ आए तो चांस लेना चाहिए फिर से खरीदारी करने का। ओके, 1,000 पॉइंट नीचे, 1,000 पॉइंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। 1,000-1,200 पॉइंट आराम से कभी निकल भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऊपर में कितना जा सकते हैं? माफ़ कीजिएगा, 37,575, 37,700 ये ऊपर की रेंज है, और इसके ऊपर बिकवाली की रेंज 37,750, 37,925 है, जो आपके लिए बिकवाली की रेंज निकल कर आएगी। जी, अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए सारे बड़े लेवल्स आज के लिए। और जैसा अनिल जी कह रहे हैं, अगर बड़े पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी हो तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेक्टेड भी है। 300 पॉइंट का अगर गैप डाउन आपको एसजीएक्स दिखा भी रहा है, तो वहीं से आपको अपने संकेत भी लेने हैं। रेंज बताएं सर। 17,000, 17,150, क्योंकि 17,000 के नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन पहला लेवल डीप वही आ रहा है। इसके बाद में 17,850, बेसिकली 17,835 के आसपास आता है। 17,850, 17,275 मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज के तौर पर 16,850, 17,275 बोल दीजिए सर। एक समय जो होता है दिन का। लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि बड़ी वाली रेंज उसके नीचे हो जाती है। 17,850, 17,275 नहीं हो सकती, नहीं तो शायद सही भी हो जाए। तो 16,850, 17,275, 16,700, 17,350, ऐसी गलतियां तो करते रहनी चाहिए, ताकि बहुत क्लियर कट पता चले भाई हाँ, हम भी आम इंसान हैं, दूसरों की तरह गलतियां करते हैं। तो 16,700, 17,375 बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी 37,225, 37,575 छोटी रेंज है। 36,950, 37,700 दिन की बड़ी रेंज, मीडियम रेंज है, और 36,425, 37,850 लेवल। बड़े बड़े रेंज, बड़ी बड़ी गैप, बड़े बड़े ऑप्शन नहीं है ज़्यादा मेरे पास छोटे देने के। समझ गए सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए लेवल्स और रेंज। थोड़ा डेटा और समझाएं सर। पीसीआर कैसे दिख रहा है, जो आपने एफआईएस की पोजीशन बताई। विक्स, अच्छी बात है कि विक्स बड़े उछाल के बाद ट्यूसडे को गिरते हुए भी दिखा। तो एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन तो हम बात कर ही चुके हैं, 44% में मैं कंफर्टेबल हूँ। ज़्यादा जगह नहीं, खत्म तो नहीं हुई, लेकिन ज़्यादा जगह जो होना है आज हो जाएगा, है ना। दोनों का ही, एफआईएस का भी और ट्रेडर्स का भी। जिसका पैनिक होना आज हो जाएगा, जिनके मार्जिन नहीं होंगे, रोल ओवर नहीं होगी पोजीशन, ऑप्शन की पोजीशन तो कटनी है। करेक्ट। तो साफ सफाई आज हो जाएगी। करेक्ट। और एफआईएस को भी जितना एडजस्टमेंट करना है तो हल्के हो जाएंगे आज वो भी। तो मैं कल को लेकर पॉजिटिव हूँ। कल को हाँ, आज ही निकालना है। आज का दिन निकालना है, और ये बात हम मंडे से ही कर रहे हैं, लास्ट फ्राइडे से कर रहे हैं। ठीक है। पीसीआर 0.85, एक्सपायरी के दिन डेफिनेटली ओवरसोल्ड है। यस सर। लेकिन मैं फिर भी मैं बहुत ओवरसोल्ड और निचले सर पक्की रिकवरी आएगी ऐसा वो वाला कॉन्फिडेंस मेरे में भी नहीं है जी। आएगी मुझे पता है। हाँ। लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना चाहता। मैं अपना कॉन्फिडेंस दिखा के आपको ओवर कॉन्फिडेंट करूँ, ये काम नहीं करना। तो अगर रिकवरी के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं तो रिकवरी के लिए इंट्राडे ट्रेड ना करें। आपको ठीक लगे कि भाई चलो भाई 400 नीचे आ गया या 500 नीचे आ गया है निफ्टी, अब यहाँ पे लेना मेरा बनता है। आप ये सोच के लीजिएगा कि आज नहीं मिलेगा पैसा, कल मिलेगा। करेक्ट।
रिकवरी के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जरूरी नहीं कि आज का आ जाए, हो सकता कल आए, वो ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज, विक्स थोड़ा सा घट के आया 6.5%, कोई फर्क नहीं पड़ता, खास बात नहीं, सबसे ज्यादा वोलेटाइल तो यही है विक्स जी। ठीक है सर, मौजूदा पोजीशंस क्या करना है? स्टॉप लॉस 16,975 का रखा है, छोटा है। अगर आपको बड़ा रखना है दीप तो फिर 16,800 के आसपास का रखें, लेकिन क्यों इतना दूर का रखना है? 16,975 ठीक है, फिर भी अगर गैप से इसके नीचे खुल रहे हैं और किसी को रखने हैं तो 16,800 का रखें। लेकिन मैं फिलहाल 16,975 और क्लोजिंग बेसिस पे 17,150 के नीचे की क्लोजिंग हमने दी नहीं है। अगर आज उसके नीचे बंद होता है तो फिर थोड़ा पोजीशन कम कर देना चाहिए, और जिसको फिर भी थोड़ा बड़ा रखना है तो वो 17,000 का रख ले। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रखें, दो स्टॉप लॉस हो सकते हैं डे ट्रेडर्स के लिए, 16,800 और 16,975, जो आपको ठीक लगे। क्लोजिंग बेसिस पे आपके दो स्टॉप लॉस हो सकते हैं, 17,150 और 17,000, जो आपको ठीक लगे। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस है 36,900 का, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी 700 पॉइंट नीचे 800 पॉइंट, यही है, आपको लगाना तो लगाओ। सिंपल है। ठीक है। शॉर्ट साइड पर जी 17,325 परसों के हाइस के ऊपर, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही। जी बैंक निफ्टी 37,850 परसों के हाई के ऊपर, इंट्राडे और क्लोजिंग, ये स्टॉप लॉस क्लियर कट वेल डिफाइंड। क्लियर। ठीक है सर, आज के लिए नई पोजीशंस खरीदे, सॉरी पहले वही निकलता है। खरीदने का निकला मुंह से। ओके, बेचे निफ्टी Golden words. 17,325 के स्टॉप लॉस के साथ 17,000, 16,850, 16,775, 16,700 और 16,625। देखिए दीप, पिछली बार जो हम गिरे थे 16,400 के आसपास हमने सपोर्ट लिया इंट्राडे में, और 16,600 के आसपास हमने क्लोजिंग दी, लोएस्ट क्लोजिंग। तो 16,400, 16,600 तक एक बार आप बॉटम बनाने की कोशिश वापस से कर सकते हैं, अगर आप परसों के लो तोड़ते हैं। परसों के लो थे आपके 16,836, तो अगर आप 16,800 के नीचे जाकर ट्रेड करते हैं तो 16,400, 16,600 की रेंज ब्रॉडली ऐसी होगी जहां पर आपको वापस से खरीदारी करनी, वहां डबल बॉटम बनाने की कोशिश करके वापस आप रिकवर, 2,000 घटे 2,000 बढ़े, करेक्ट, वापस 2,000 घट गए, वहां पर आ गए। तो 16,400, 16,600 परफेक्ट रेंज है। लेकिन आज का आज वहां पहुंचेंगे चांस नहीं है, कम है, नहीं तो नहीं बोल सकता, कम है, इसलिए 16,625 तक के लेवल्स नीचे के बन सकते हैं अगर आप 16,800 तोड़ते हैं तो। जो लोग खरीदना चाहते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही खरीदें, और खरीदना है आपको परसों के लोज के आसपास, और परसों का लो था 16,835 का, तो मैंने जो रेंज दी है दीप खरीदारी करने के लिए आज से, वो 16,825 से 16,900 की रेंज में दी है। स्टिक स्टॉप लॉस 16,775 का, इसके नीचे जाए तो आप एग्जिट कर लीजिए, मत रखिए। स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं, लॉस के लिए तैयार है तो ही खरीदे। 16,850, 800 के आसपास जहां आप बढ़िया एंट्री पॉइंट देख पाएँ, 16,900 के नीचे एक चांस ले सकते हैं, और चांस लेकर आपको आज या कल में मौका मिलेगा, नॉट नेसेसरी आज ही मिले। स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, और टारगेट होगा आपका 16,975, 17,150 छोटे टारगेट, 200, 275 मीडियम, और 17,300 फाइनल टारगेट, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। अंडरस्टूड, बस दो ही है, दो ही आज रेगुलर बायर्स के लिए, और इतना ही है, मतलब इतना हो गया वो। हाँ, निफ्टी में तो एग्रेसिव वाला कोई मामला है ही नहीं, और बैंक निफ्टी में, सॉरी बाई साइड में निफ्टी एग्रेसिव दिया है, वो इसलिए कि ताकि आप स्टॉप लॉस लगाकर जरूर रखें। ठीक है सर, बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी बेचना है दीप, परसों के जो हाई हैं उसके थोड़ा सा ऊपर 37,850 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट जो बनेंगे 37,375 पहला टारगेट है, 225 दूसरा है, और 37,050, ये तीन तो टारगेट ऐसे हैं जो अचीवेबल है। तीन टारगेट थोड़े मुश्किल वाले बड़े वाले हैं, 36,950, 36,525 और 36,400। देखिए आपने डबल बॉटम बनाया सोमवार और मंगलवार को 36,400 के आसपास, एक दिन 36,375 का लो बनाया, दूसरे दिन 36,415 का लो बनाया। सो 36,400 के आसपास, 36,500 के आसपास आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर आपको शॉर्ट काट लेनी है। जो लोग खरीदना चाहते हैं, दो तरीके हैं दीप, यहाँ जरूर मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ दी है। एक खरीदारी की बेस्ट रेंज है 36,375 से 36,525 की रेंज में, अगर वहाँ आता है, यानी कि यहाँ से 1,200 पॉइंट निफ्टी गिरता है तो वहाँ खरीदने का मौका, बैंक निफ्टी माफ़ कीजिएगा, तो वहाँ खरीदारी का बढ़िया मौका बनता है। स्टॉप लॉस 36,300 का होगा, टारगेट जो बनेंगे 36,625 और 36,800 छोटे टारगेट हैं, 36,950, 37,050 मीडियम टारगेट, और 37,225 का फाइनल टारगेट, ये बनेगा अगर आप उस रेंज में खरीद पाते हैं। दूसरा तरीका है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं 36,950 जो कि परसों की क्लोजिंग आपको मिली थी, नहीं सोमवार की, जो कि लोएस्ट क्लोजिंग है, उस रेंज के आसपास एक चांस ले सकते हैं। अगर 36,900, 950 की रेंज को नहीं तोड़ता है, बैंक निफ्टी वहां होल्ड कर जाता है, तो एक मौका वहां बन सकता है 36,950, 37,050, 37,225। आज की सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी यही है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, बैंक निफ्टी खरीदने की। 36,950 से 37,225 की स्टिक स्टॉप लॉस 36,800 का होगा जी, चाहे तो आप 36,900 का लगाएं, आपकी मर्जी पर है, छोटा लगाना है 36,900 पर लगाएं।
टुकड़ों में खरीदें 225, 50, 37,050 और 36,950। ये स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा वर्केबल लगती है मुझे। हाँ, वर्केबल लगती है, करेक्ट है ना, जो रियलिस्टिक लग रही है कि शायद एक मौका मिल जाए, लेकिन आपको सारा मूड माहौल। और एक चीज़ और फिर बता दूं दीप, जी सर। खरीदना है तो पहले बैंक निफ्टी, अभी भी वही 100% वहीं पर है। 100%। बजट तक तो बहुत क्लियर करते हैं हमें, पहले तो बैंक निफ्टी खरीदना है तो पहले बैंक निफ्टी, क्लियर है सर। इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये हमारी स्ट्रेटजी अब तक काम कर रही है। जिस दिन गलत पड़ेगी उस दिन मूड बदलेंगे। ठीक है, जो प्लेयर अच्छा खेल रहा है उसको टीम में से क्यों निकालना, करेक्ट है ना, एब्सोल्युटली। तो फॉर्म में उसको चलने दो। तो बैंक निफ्टी के लिए ये सिंपली ये स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा वर्केबल है। 36,800 का स्टॉप लॉस होगा, 37,375, 37,500 दो छोटे टारगेट, 575, 700 मीडियम, 750, 850 फाइनल टारगेट, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। ठीक है, अंडरस्टूड सर, ठीक है। थोड़ा हमने डेटा टच कर लिया था सर। बाय द वे बैन लिस्ट में कोई भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। एक्सपायरी के दिन एक भी स्टॉक बैन में नहीं है। नैल्को, एस्कॉर्ट्स आखिरी जो स्टॉक्स बैन में बने थे ये भी बाहर आ गए हैं। थोड़ा डेटा टच कर लिया था, थोड़ा और अगर डेटा समझाएं और लेवल्स की भी बात करें। ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं दीप। एफएनओ के डेटा बहुत ही छोटे हैं, 155 करोड़ की इंडेक्स में बिकवाली है, 532 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, कैश के हम बात कर ही चुके हैं। एफएनओ में भी 17,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, 53 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसके नीचे जाएंगे तो थोड़े और ख़राब हो जाएंगे। और बाकी ऊपर में तो क्लियर कट ही है, ठीक है, कोई खास डेटा और बची नहीं है। बैंक निफ्टी में 37,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 37,000 पर 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। सो उसके नीचे ही कमजोरी मैं मानूंगा, उसके नीचे पहले नहीं। और ऊपर में 37,500, 37,800 की रेंज ऐसी है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो बैंक निफ्टी के लिए इन गैप से खुलने के बाद 37,000, 37,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, और 37,500 तोड़े तो 36,500 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी, वो ध्यान में रखना है बस। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, सारे लेवल्स आपके सामने। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए आज ट्रेड का एक्सपायरी के साथ। आइए फिर खबरों वाले शेयर्स, साथ ही आज के लिए ट्रिगर्स और ब्रोकरेजेस जान लेते हैं। हमारी रिसर्च टीम है हमारे साथ तैयार बताने के लिए ये सारी की सारी आपको डिटेल्स। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और कुछ। कुशल से क्यों शुरुआत की? पास में बैठे इसलिए या पास में बैठे? आजकल यही इंचार्ज है सारे काम के भी, तो सबसे आगे उसी के साथ। जल्दी कुशल करिए शुरुआत। बताएं कुछ। बिल्कुल सर। सो मॉर्निंग आप सबको। और यहाँ पर सबसे पहले एफएनओ स्पेस की कंपनियों पर फोकस रखना है। सर आज थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था मुझे, so इसीलिए गुड नहीं लगाया था। आज कुशल वैसे सबसे खुश है, ट्रेडर्स डायरी नहीं खेलना पड़ा। अच्छा, मेहनत कम करनी पड़ी है, लेकिन वाकई में वरुण और आप दोनों से जी सर, भाई आप लोग कमाल हो। मतलब 10 अच्छे आइडिया ढूंढ के लाना इस मार्केट में, बिल्कुल, इट्स कमेंडेबल जो। मतलब आप मुझे दीप को रोज बोले ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, करना मुश्किल काम है। और दीप कभी कभी बहुत इमरजेंसी केस में डीप फील करते हैं कितना मुश्किल है सर, बहुत बहुत मुश्किल। नो डाउट आप रोज करते तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा है, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अरे नहीं अनिल जी, जब शुरू करते हैं ना शो तो माइंडसेट कुछ अलग होता है। एसजेक निफ्टी बंद हो तो 100 पॉइंट से 300 पॉइंट चला जाए तो क्या करें। एब्सोल्युटली, आई कैन अंडरस्टैंड। जी कुशल बताइए। सो एफएनओ स्पेस की लंबी लिस्ट है जिनके नंबर्स आज आने वाले हैं। 12 कंपनियां, बिरला सॉफ्ट, बीएचईएल, कैनरा बैंक, कोफोर्ज, कोलगेट, डालमिया भारत, इंडस टावर, साथ ही लॉरस लैब, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, निप्पॉन लाइफ और पीएनबी और आरबीएल बैंक जो है अपने नंबर्स डिक्लेयर करती हुई दिखेंगी। कैश सेगमेंट में भी लंबी सूची है। चुनिंदा नाम में अरविंद लिमिटेड, केए इंडस्ट्रीज, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, मोतीलाल ओसवाल, वोकहार्ट जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आज टाटा ग्रुप को एयर इंडिया हैंडओवर भी किया जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है। और साथ ही शॉर्ट टर्म एएसएम में जोमेटो अब शामिल होता हुआ दिख रहा है। अडानी विल्मर का आईपीओ भी आज से खुलता हुआ दिखेगा। 31 जनवरी तक ये खुला रहेगा। 3600 करोड़ का ये कुल आईपीओ है और प्राइस बैंड 218 से 230 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इनफैक्ट एंकर निवेशकों के जरिए कंपनी ने 230 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 940 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर जैसे कंपनियां शामिल हैं। पोस्ट मार्केट नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं, जिसमें सिप्ला बेटर देन एस्टिमेट्स ऑन ऑल फ्रंट्स। इनफैक्ट कंपनी की जो आय है वो करीब 5.5% बढ़कर लगभग 5,480 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान 5,330 करोड़ रुपए का था। मार्जिन्स 21.4% एस्टिमेट के मुकाबले 22.4% पर, और कंपनी का मुनाफे में 730 करोड़ रुपए के आंकड़े का इन्होंने दर्ज किया है और 678 हमारा अनुमान था।
साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर भी बीट ऑन ऑल एस्टिमेट्स हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली आप कंपनी की मार्जिन्स देखिए 15% से बढ़कर 17%, जबकि हमारा अनुमान गिरने का था 14.5% हम एस्टिमेट करके चल रहे थे। और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी लगभग 27% बढ़कर आता हुआ दिखा है 291 करोड़ पर। तो बढ़िया सेट ऑफ नंबर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से आ रहे हैं। टोरेंट फार्मा नंबर्स कमज़ोर हैं, इनफैक्ट बिलो एस्टिमेट्स। कंपनी की मार्जिन्स 30.4% से गिरकर 25.5% पर, हमारा अनुमान 31% का था। और कंपनी का मुनाफा 297 के मुकाबले अब 249 करोड़ का आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, हमारा अनुमान 320 करोड़ यानी कि बढ़त का था। और अंत में कैनफिन होम्स, यहाँ पर भी नंबर्स कमज़ोर साइड पर हैं, मुनाफा 12% गिरकर 116 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की जीएनपी में और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं हुई है, 0.8% के मुकाबले 0.7%, बट डेफिनेटली कंपनी की एनआईआई जो है वो भी 2% गिरकर आई है। इसीलिए हमने इसको एडजस्ट किया है कि थोड़े से नंबर्स जो हैं कमज़ोर साइड पर हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे और कुछ बड़े नतीजे कमज़ोर भी आए हैं। वरुण, मॉर्निंग बताएं, कैश के नतीजों से करते हैं शुरुआत, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स, इसके नतीजे आए हैं। रेवेन्यूज 36% बढ़े हैं, मार्जिन्स गिरा है 31% से गिर के 23.6%, मुनाफा करीब 23% के आसपास बढ़ा है। लेकिन कंपनी ने एक स्कीम को अप्रूवल दिया है जहाँ पे इस कंपनी की जो ग्रुप कंपनी है रोज लैब्स फाइनेंस, नेशनल स्टैंडर्ड और सनात नगर एंटरप्राइजेस जो है उसका कहीं ना कहीं मर्जर किया जाएगा। रोज लैब फाइनेंस का 8 शेयर्स ऑफ मैक्रोटेक के लिए करीब 1000 शेयर्स ऑफ रोज लैब्स दिए जाएंगे। नेशनल स्टैंडर्ड्स में मैक्रोटेक के 9 शेयर्स के लिए 100 शेयर्स दिए जाएंगे और सनात नगर के 1000 शेयर्स दिए जाएंगे मैक्रोटेक के 8 शेयर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। टीम लीज, यहाँ पे मार्जिन स्टेबल है लेकिन मुनाफा जो है करीब 30% के आसपास बढ़ा है, रेवेन्यूज 38% बढ़े हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, रेवेन्यूज गिरे हैं, मार्जिन में गिरावट है 32% गिर के 24% और मुनाफा जो है 32% गिरा है। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, एबिडा फ्रंट पे 56 करोड़ का लॉस और कंपनी ने 87 करोड़ के आसपास का लॉस किया, यानी कि मुनाफे से घाटे में आई है। साथ ही साथ एक और खबर है कि एलान ग्रुप जो है इस कंपनी की गुड़गांव में 40 एकड़ के आसपास की ज़मीन है, उसको खरीदने के लिए इन्होंने करार किया है। करीब 580 करोड़ के आसपास का करार जो है वो किया गया है। रेमंड, रेवेन्यूज 48% बढ़े हैं, मार्जिन 9.2 से बढ़ के 15%, मुनाफा जो है 22 करोड़ से बढ़ के करीब 100 करोड़ के आसपास हो चुका है और रियल एस्टेट कारोबार की डीमर्जर को अप्रूवल मिल चुका है। रेमंड रियल्टी इसका नाम होगा। एस्टेक लाइफ, कंपनी का जो रेवेन्यूज है 49% बढ़े हैं, मार्जिन 13.4 से बढ़ के 25%, मुनाफा जो है 7 करोड़ से बढ़ के करीब 25 करोड़ के आसपास आया है। और आरपीजी लाइफ नतीजे अच्छे हैं, एबिटा मार्जिन 19.8% से बढ़ के 21%, मुनाफा 14% बढ़ा है, रेवेन्यू 6.5% की बढ़ोतरी है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ कैश मार्केट के नतीजे और कुछ और कैश मार्केट के नतीजे और खबरें कुशल के पास, बताइए कुशल। बिल्कुल, तो कॉस्मो फिल्म्स नंबर्स बेहतर साइड पर दिख रहे हैं, मार्जिन्स 19.5% के मुकाबले 21% पर आए हैं और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहाँ पर भी 65% की बढ़त के साथ 104 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। आयन एक्सचेंज नंबर्स मिले जुले हैं, आय में तो करीब 11% की बढ़ोतरी दिखी है 388 करोड़ पर। हालांकि कंपनी की मार्जिन्स 12.7% के मुकाबले अब 11% की मार्जिन्स कंपनी दर्ज किए हैं। मुनाफा भी लगभग 2.5% की गिरावट के साथ 28 करोड़ पर आया है। मैक्स इंडिया नंबर्स अच्छे हैं, आय करीब 33 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ पर आई है और कंपनी का घाटा भी कम हुआ है, 13 करोड़ के मुकाबले अब केवल लगभग 5.5-6 करोड़ रुपए का जो है कंपनी का घाटा रह गया है। एबीबी इंडिया और इंटेलेक्ट डिज़ाइन पर भी नज़र रखिए क्योंकि यहाँ पर फरवरी सीरीज से ये दोनों काउंटर जो हैं वायदा बाजार में शामिल होते हुए दिखेंगे। साथ ही पीटीआई के हवाले से और अन्य अखबारों में एक खबर आ रही है वेदांता को लेकर, जहाँ पर मार्च के अंत तक स्पिन ऑफ का ऐलान हो सकता है जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, ऑयल और गैस व्यवसाय को अलग करने की योजना कंपनी बना रही है। तो वैल्यू अनलॉकिंग से शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हो सकता है, ऐसी खबरों में ये कंपनी के लिए न्यूज़ बनी हुई है। साथ ही आप देखिए जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने सेंजाइम से भारत के लिए कई ब्रांड्स का अधिग्रहण किया है। सेंजाइम प्राइवेट लिमिटेड से 628 करोड़ रुपए में प्रोबायोटिक, न्यूट्रास्यूटिकल्स और अन्य रिप्रोडक्टिव दवाओं का पोर्टफोलियो का अधिग्रहण किया है और अगले 15 दिनों में ये ट्रांजैक्शन पूरा होता हुआ दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट खबर जेबी केमिकल्स के लिहाज से भी। ओके, तो कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और कुछ और खबरें वरुण के पास भी। वरुण बताएं इनके बारे में। ओके, सबसे पहले पीएनसी इंफ्रा यहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि इस कंपनी की एक जेवी है एसपीएमएल इंफ्रा के साथ, उन्हें करीब 2337 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। पीएनसी इंफ्रा का इस जेवी में 90% के आसपास की हिस्सेदारी है। एचजी इंफ्रा हाईवे अथॉरिटी से इस कंपनी ने ऑर्डर जीता है, करीब 844 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है कर्नाटका रोड प्रोजेक्ट के लिए, वो जीता है। टाटा मोटर्स, इलेक्ट्रा ग्रीन और जितने भी ईवी प्लेयर्स हैं खासकर महाराष्ट्र बेस, वहाँ पे नजर रखिएगा क्योंकि बीएसटी यानी कि बेस्ट ने 900 एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस शामिल करने की जो
प्रपोजल है उसको पास कर दिया है। अगले 12 साल के लिए लीज पे ली जाएगी। 56 रुपीज़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से बेस्ट जो है वो बसों को लीज पे लेगा। फिनो पे टेक लिमिटेड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है उन्होंने 15 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स जो है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। इसके चलते इनकी जो हिस्सेदारी है 4.14% से बढ़कर अब 5.25% के आसपास हो जाएगी। राणे होल्डिंग पे नजर रखेगा, क्योंकि प्रमोटर कंपनी राणे होल्डिंग को करीब 5,15,000 शेयर जो है वो कन्वर्टेबल वारंट जो है वो जारी कर दिया है। 291 रुपीज़ के भाव पे ये वारंट जो है वो जारी किए गए हैं। और ग्रीव्स कॉटन यहाँ पे नजर रखिएगा, पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, लेकिन एक फंड की तरफ से बिकवाली हुई है। पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड ने 13,40,000 शेयर्स के आसपास जो है 203 के भाव पे इस कंपनी में बेच दिए हैं। ओके, और ग्रीव्स कॉटन उतार चढ़ाव वाले पिछले कुछ सेशंस हमने देखे भी हैं इस चार्ट के लिए। आइए जानते हैं आशीष के साथ आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR में। मॉर्निंग आशीष, आज का एक्शन बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो मारुति यहाँ पर नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। CLA से हालांकि नेगेटिव है, लेकिन इनकी कमेंट्री अगर आप पढ़ेंगे तो पॉजिटिव ही नजर आएगी। लक्ष्य जो है इन्होंने 6,420 से बढ़ाकर 6,440 कर दिया है। हालांकि बिकवाली की जो राय है वो बरकरार रखी है। 8,650 की जो है क्लोजिंग है। और यहाँ पर ये मान रहे कि कॉस्ट कंट्रोल के चलते जो है एबिटा यानी कामकाजी तौर पर एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला। जेफरीज भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे। लक्ष्य बढ़ा है 9,250 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया, लक्ष्य बढ़ाकर 10,390 के आसपास कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा बुलिश है। इन्होंने जो है ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 8,650 की क्लोजिंग है, 10,600 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स ने भी देखें तो 10,100 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जो राय है इसे बरकरार रखा है। सिप्ला यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। CLA से खरीदारी की राय को बरकरार रखे। 902 की जो क्लोजिंग है 1,150 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि नतीजे जो है लगभग अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। हालांकि कामकाजी तौर और मार्जिन पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी निराशा देखने को मिली है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है इनका बढ़ता हुआ नजर आया है। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा 1,093 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1,120 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन एक और फार्मा कंपनी जिसके नतीजे जो है खराब आए वो है टोरेंट फार्मा। यहाँ पर CLA की तरफ से डाउनग्रेड आया है। अब खरीदारी की राय से घटाकर ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी घटा है। 3,850 से घटाकर 3,550 कर दिया है। 3,137 की जो है क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि काफी बड़ा मिस देखने को मिल रहा है अर्निंग्स के लिहाज से अगर आप देखें, जिसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में करीब 7 से लेकर 10% की कटौती की है। फिनो पेमेंट्स बैंक यहाँ पर कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि CLA ने जो है रेटिंग की शुरुआत की, कवरेज की शुरुआत की, खरीदारी की राय के साथ 480 रुपए का लक्ष्य दिया है। 390 रुपए की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कैपिटल लाइट बिजनेस मॉडल है और अधिकतर जो कंपनी की आय है वो फीस के स्ट्रक्चर के चलते आती है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर ये बेट कर रहे हैं। फेडरल बैंक यहाँ पर भी नतीजे आए थे। सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखें 120 रुपए के लक्ष्य के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स नतीजे ठीक ठाक हैं। यहाँ पर JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1,020 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि नतीजे अनुमान से बेहतर है, क्योंकि आय का आंकड़ा जो कंपनी ने रिपोर्ट किया वो अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैक्वारी लंबे समय से स्टॉक के ऊपर बेरिश नजर आ रहे हैं। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 640 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में जोमैटो लगातार 3 दिन से एक्शन में देखने को मिल रहा है। जेफरीज ने खरीदारी की राय को अभी भी बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया है। 100 रुपए के आसपास फिलहाल ये स्टॉक आ गया है। 175 का ये लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट। नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे नहीं बदलेंगे। बढ़िया है। चलो 175 आ जाएंगे तो बहुत सारे लोग दुआएं तो देंगे जेफरीज को। बिल्कुल, हाँ, है ना, कि भाई चलो आपके बोलने पे 175 आ जाए तो काफ़ी लोग अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, बेचना चाहते हैं। लेकिन बड़ा एक्शन वाला रहा है स्टॉक जोमेटो परसों के सेशन में। आइए, आज के सेशन में हमारे सारे एक्सपर्ट से तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कल छुट्टी थी, इसका मतलब नहीं कि आज पिक ऑफ द वीक मिलेगी, वो खाली मंडे को मिलती। आज पिक ऑफ द डे। आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। करिए शुरुआत कुणाल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय तो थी टाटा पावर पर, लेकिन ये जो अनिल जी पावल साहब ने पूरा मूड बिगाड़ दिया है, तो अनिल जी थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं कहां खुलता है। वैसे अनिल जी नीचे मिले तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि 225 226 के आसपास बहुत जबरदस्त सपोर्ट है
और चाहे कुछ हो जाए टाटा पावर में आपको जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखेगी। तो गिरावट में मेरी खरीदारी की राय है। आज गिरावट आपको शुरुआत में देखने को मिलेगी। नीचे के लेवल्स पर बाय करें, 225 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 225 का स्टॉप लॉस रखना है या 225 में खरीदना है? नहीं अनिल जी, 225 का स्टॉप लॉस रखना है। 225 मजबूत सपोर्ट है, नीचे मिल जाए तो 225 के स्टॉप लॉस से बाय करें। ठीक है, परफेक्ट। चलिए सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मैं सोच रहा हूँ मार्केट खुलने के बाद ही ट्रेड लेंगे, फिलहाल अभी एक बार नोटा का यूज करना सही रहेगा। तो पहले तो कैसे लोगे वैसे भी? चलिए, नोटा अप्रूव्ड, बहुत ही बढ़िया है। किरण जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अनिल जी, डीप मॉर्निंग। मेरा भी नोटा ही होगा अनिल जी। जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी अभी बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा कंसल्ट होने दे, फिर हम नए ट्रेड सजेस्ट करेंगे। ओके कुणाल जी, जो हिसाब से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके नोटा को पीछे बैक टू बैक फॉलो किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सुमित जी बहुत जल्दी आपको टक्कर दे नहीं पाएंगे। अच्छा, खुद सुमित जी ने फॉलो कर दिया आपको। सुमित जी, कई बार क्या होता है, जिससे आपको टक्कर लेनी होती है, भले आप उसको इन प्रिंसिपल आप एग्री हो, सहमत हो कि बात तो आदमी सही कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए आपको डिसएग्री होना चाहिए था, जो आपने मौका छोड़ दिया। जी कुणाल जी। अनिल जी, गठबंधन की सरकार बनेगी अनिल जी हमारी, आप चिंता न कीजिए। कैसे चलेगी वो हमको पता है फिर। ठीक है जी। मोदी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में हमने एचडीएफसी बैंक को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। बाय ऑन डिप्स पे कीजिए, 1475 के आसपास मिलता है, बाय करने की सलाह होगी 1460 के स्टॉप लॉस के साथ। हमें लगता है आज के सेशन में 1510 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉक में काफी करेक्शन देखने को मिला, हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो लग रहा है कि यहाँ से कुछ बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिले। 1475 के आसपास बाय करेंगे, 1460 के एसएल से 1510 के टारगेट्स देखने को मिले। परफेक्ट। पालिया साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग। बाय सेल नोटा? अनिल जी, नोटा यूज करूंगा आज। मार्केट अनसर्टन है, ओपनिंग के बाद ही डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो अभी तो नोटा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है। सेठी साहब, सुप्रभात, बताएं सर। अब पहले तो आप व्यू बताओ, ये पॉल साहब से जो इतने डरे हुए हैं हमारे कुणाल जी, इनका डर ठीक है कि मतलब दूर करने की जरूरत है आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बिल्कुल दूर करने की जरूरत है। डरना थोड़ा है, बट देखिए कल जो फेड की मीटिंग का जो आउटकम था, उसमें नया तो कुछ था नहीं। मतलब ऐसे जैसे बाजार सोच रहा था कि इसी मीटिंग पे कोई एक सरप्राइज रेट हाइक आ जाएगा 25 बेसिस पॉइंट का, तो वैसा कुछ तो हुआ नहीं। मार्च में करेंगे, वो सबको पता था कि मार्च में करेंगे। मार्च में बॉन्ड बाइंग खत्म होगी, वो भी दुनिया को पता था कि मार्च में बॉन्ड बाइंग खत्म होगी। बाकी उन्होंने जरूर थोड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया है कि रेट हाइक जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 बार होगी 2022 में, वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बट दैट वुड ऑल डिपेंड ऑन जो मैक्रो फैक्टर्स कैसे रहते हैं, इन्फ्लेशन कैसा रहता है, ग्रोथ कैसा रहता है। तो देयर इज टाइम टू गो। और जितना पैनिक हम कर रहे हैं यूएस के मार्केट्स में, उतना पैनिक नहीं हुआ। हालांकि ठीक है, डाउ फ्यूचर्स अभी थोड़ा वीक दिख रहे हैं, बट मुझे लगता है अगर इन लेवल्स पे बाजार आज के खुलते हैं तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। एक तो आज एक्सपायरी का दिन है, बाकी जैसे मैं कह रहा हूँ नया कुछ हुआ नहीं। और अच्छा, एक और चीज मैं ओवर द वीकेंड देख रहा था कि ये जो फेड की जो रेट हाइक की साइकिल है, अभी एज रिसेंट एज 2015 से 18 फेड ने रेट हाइक का सिलसिला किया था, फिर 2004 से 2006 उस दौरान भी किया था, बट वो दोनों पीरियड में यूएस के मार्केट्स भी करीबन 8 से 10% बढ़े हैं और हमारे बाजार ने भी बहुत ही अच्छा किया उस दौरान। तो जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है, उनको तो ये रेट हाइक के जो पीरियड है उसमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये एक इंडिकेटिव भी होता है कि यूएस में अच्छी इकोनॉमी की रिकवरी रहेगी तो ही रेट हाइक पॉसिबल है, और उसमें फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी अच्छे आते हैं। तो ऑल इन ऑल लिक्विडिटी जरूर थोड़ा स्क्वीज होती है, बट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वुड इंक्रीज, इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो दैट्स गुड फॉर द मार्केट्स। अब इसके बाद अनिल जी, आज जिन्होंने नोटा किया है उन सब की भरपाई करने को मैं तो तैयार हूं। तो मेरा अनिल जी पहला पिक ऑफ द डे तो रहेगा आज कोटक बैंक में गिरावट में। बाजार जब 300 पॉइंट एक मिनट सेठी साहब, इनकी मांग है ये सारे जो जिन एक्सपर्ट्स की आप नोटा की भरपाई करने को, ये बोल रहे हमें नोटा के बदले में नोट चाहिए। पूछ लो, आप बोलो। अनिल जी मेरी एडवाइस पे निवेशक अमल करें, और ये भी है वो भी थोड़ा बहुत अमल करेंगे तो इनकी जो नोटों की डिमांड है वो भी हो सकता है पूरी हो जाएगी। चलिए बताइए सर फिर। जी सर बताइए।
जो पिक ऑफ द डे है आज का वो है कोटक बैंक में खरीदारी करनी है। अगर ये निफ्टी 322 पॉइंट जो दिख रहा है प्लस आप 2 दिन का अगर मिलाएंगे तो उससे भी नीचे खुलता दिख रहा है एसजेएक्स निफ्टी, जो कि मैं पहले तो नहीं मानता कि इतना नीचे खुलना चाहिए, बट अगर खुलता है और ये कोटक बैंक आपको जो कल 1854 में बंद हुआ है अगर 1820-10 इस लेवल पे मिल जावे तो बहुत ही अच्छा होगा। कल इसके नतीजे आने वाले हैं और जिस तरह के नतीजे हमने आईसीआईसीआई बैंक से देखे, एक्सिस बैंक से देखे, फिर एक्सिस बैंक का स्टॉक का परफॉर्मेंस देखा, मुझे तो कोई डाउट नहीं कि कल इसके भी नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए। तो एक सही मौका होगा गिरावट में आज कोटक बैंक को खरीदने का। एंड यू नेवर नो कि आज एक्सपायरी है, बाजार माइट टेक अ यू टर्न, विच मेरी तो पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा और ड्यूरिंग द डे आपको इस गिरावट के बाद अगर आप खरीदते हो तो आपको अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट हो सकता है कोटक बैंक। ओके, तो कोटक बैंक में है खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आज की गिरावट में। सेठी साहब ये तो एक ही स्टॉक है, बाकी लिस्ट भी बताओ आप। हाँ बिल्कुल अनिल जी, बहुत हिम्मत कर रहा हूँ, कोल्ड कॉल्स है, खरीदारी करना है। दूसरा स्टॉक है आईडीएफसी जो कि परसों स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है, 3.5-4% के आसपास बंद हुआ है, 61.62 के लेवल पे। अगर आज की गिरावट में ये भी, क्योंकि लेवल्स देना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज खुलेंगे कहाँ ये पता नहीं, बट ये 59 के इन लेवल्स पे अगर मिल जाए तो मुझे लगता है बिल्कुल खरीदना चाहिए और 62-63 के टारगेट आज ही आने चाहिए। तो आईडीएफसी में खरीदारी करने की सलाह है। तीसरा स्टॉक रहेगा जीएनएफसी, ये फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनी है। मुझे लगता है फेड का जो इवेंट है दैट्स नाउ ओवर, वो हो गया है। अब हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आने वाले मंगलवार के बजट के लिए और बजट को ध्यान में रखते हुए एग्री फोकस्ड थीम पे दाव लगाना है। जीएनएफसी लुक्स टू बी वेरी गुड एट द करंट लेवल्स, गिरावट के साथ आज मिलने वाला, मुझे लगता है वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। चौथा स्टॉक रहेगा स्ट्राइड्स फार्मा, इसमें भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक अच्छा है और अच्छी खासी करेक्शन के बाद इन लेवल्स पे ट्रेड करा, 385 के आसपास बंद हुआ है, बट आपको लेवल्स तो बाजार खुलने के बाद ही पता चलेंगे क्या लेवल पे मिल रहा है, तो ये भी खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली टाटा पावर के साथ भी जाना चाहूंगा, जो कुणाल जी ने गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह दी है, मुझे लगता है उसको बिल्कुल इस गिरावट पे खरीदना चाहिए। और ये भी वापस एक बजट का प्ले है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एनकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स डेफिनेटली गवर्नमेंट करेगी और उसका फायदा टाटा पावर, टाटा मोटर्स में देखने को मिलेगा। बट चूंकि बाजार खराब है तो नीचे आपको मिलना चाहिए, मुझे लगता है उन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। ओके, तो लिस्ट लंबी है। कोटक बैंक तो है ही अपनी पिक ऑफ द डे के तौर पर, लेकिन उसके अलावा आईडीएफसी, जीएनएफसी, स्टार और टाटा पावर, ये हैं वो 4 स्टॉक्स जहां पर और खरीदारी करने की राय। इन स्टॉक्स को आप रखें रेडार पर, बाजार की कमजोरी में जब जहां जैसे मौके मिले करें आप खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, अब उन स्टॉक्स पर फोकस करें जहां पर एक्शन है भरपूर और उनमें से पहला है यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडोवेल। बेहद दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, हर एक पैमाने पर, हर एक फ्रंट पर शानदार रिजल्ट है। कुणाल जी चार्ट देखिए, दीजिए राय। अनिल जी देखिए, जबरदस्त चार्ट है और यूनाइटेड स्पिरिट्स में हम देखें तो एक शानदार रिकवरी बाजार के साथ हमने कल के ट्रेड में भी देखी थी, यानी कि मंगलवार के ट्रेड में। और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि वापस से 1000 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा मैकडोवेल्स। तो इन स्तरों पर मेरी बिल्कुल, जिनके पास पोजीशन है, होल्ड करने की, खरीदारी की राय है। 1000 का पहला टारगेट होगा, 1000 पार करेगा तो स्टॉक नई टेरिटरी में प्रवेश कर जाएगा और फिर और ऊपर के लेवल्स भी आएंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो बुलिश लगता ही है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी अनिल जी मैं काफी बुलिश हूं मैकडोवेल्स को लेकर। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर पॉजिटिव व्यू है कुणाल जी का, नजर रखते हैं आज किस तरह से इस पर रिएक्शन आएगा। एक सिप्ला पर भी राय लेनी है। सेठी साहब, नतीजे तो दमदार आते हुए दिखे हैं और पिछले 3-4 दिनों की गिरावट में सिप्ला ने अच्छी तरह होल्ड आउट भी करा है, तो अब नतीजों के बाद क्या व्यू है सर सिप्ला पर? देखिए दीपांशु, नतीजे अच्छे थे, बट अगर आपको याद हो परसों के मार्केट वाले बाजार में सिर्फ 2 ही स्टॉक निफ्टी में पॉजिटिव थे। एक तो था शायद सिप्ला और दूसरा था शायद ओएनजीसी या आईओसी, इन दोनों में से एक स्टॉक का पॉजिटिव थे। तो हमने देखा कि इस गिरावट में इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। तो हो सकता है अब चूंकि रिजल्ट्स आ गए तो बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज वाली थोड़ी कहानी हो जाए, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बट अगर कोई कारण से ये स्टॉक भी गिरावट के साथ मिलता है तो वहां पे मेरी तो सलाह रहेगी कि इस स्टॉक पे भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। सर, सिप्ला और ओएनजीसी यही 2 स्टॉक्स थे जिन्होंने होल्ड आउट किया था। इनफैक्ट सुमित जी, आपकी पिक ऑफ द डे भी था ट्यूसडे को सिप्ला और अच्छी तरह होल्ड आउट करा स्टॉक ने। बताएं आज के लिए फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होते हैं, और जैसा सेठी साहब ने कहा शायद बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज भी हो सकता है, तो क्या करना चाहिए सिप्ला पर? दीपांशु, मुझे तो लगता है डिप्स में खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा।
सिप्ला के अंदर नीचे में 880 870 के आसपास सपोर्ट लेवल है। कोई भी अगर डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करे। ऊपर में जैसे ही स्टॉक 920 का लेवल तोड़ेगा तो उसके बाद एक बढ़िया और एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से सिप्ला में डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह है। सिप्ला में डिप्स पर खरीदारी जरूर करनी चाहिए, पर टोरेंट फार्मा यहाँ पर काफ़ी खराब नतीजे थे, अनुमान से भी खराब और पिछले साल से कंपेयर करें तो भी काफ़ी खराब नतीजे आते हुए दिखे। पालविया साहब, चार्ट्स क्या कहती हैं सर टोरेंट फार्मा? तो दीपांशु जी देखिए, स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर बने वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक का जो एक इमीडिएट लोअर साइड पे सपोर्ट एरिया है वो करीब है 3030 3040 की जोन में। तो हमें लगता है डिप मिलेगी तो वो एक लेवल होगा जहां पे वापस से स्टॉक एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो हमें लगता है डिप में 3040 3030 का वेट करना चाहिए। वहां पे अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे एक पुलबैक के लिए बाय किया जा सकता है। ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म सेटअप तो पॉजिटिव है। तो हमें लगता है डिप्स जो अगर मिलती है किसी रिजल्ट या के चलते अगर वॉलेटिलिटी मिलती है तो लोअर साइड पे बाय करने की सलाह रहेगी। 3030 3040 के आसपास बाय करें, वहां पे स्टॉप लॉस होगा करीब 2960 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए टोरेंट फार्मा जिस पर रखनी नजर। मुदित जी, कैनफिन होम्स पर अपनी राय दें सर, यहाँ पर भी नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं, चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? देखिए, कैनफिन होम में अगर बात करते हैं तो 560 और 565 मेजर सपोर्ट जोन था और ट्यूसडे के सेशन में वो लेवल टेस्ट करने के बाद स्टॉक में बाइंग देखने को मिली है। अभी जो चार्ट्स बने हुए हैं कंसोलिडेशन में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये 565 के लेवल को होल्ड करता है स्टॉक को डिप में बाय करने की सलाह देंगे। अगर रिजल्ट के चलते स्टॉक में डिप आता है 565 570 के आसपास आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 550 का। स्टॉक में यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 630 640 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है 550 के एसएल से 570 के आसपास आता है, बाय करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए कैनफिन होम्स, इस पर भी रिएक्शन आते हुए दिखेगा। बड़ी रैली आपने ट्यूसडे को इसमें आती हुई देखी, एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी, उस हिसाब से नतीजे उतने खास नहीं रहे। तो आज देखते हैं इस पर किस तरह का इम्पैक्ट होना चाहिए। रेमंड, इस पर भी आएगा इम्पैक्ट, इस पर कुणाल जी की राय ली जाए। कुणाल जी, कैसे देख रहे हैं रेमंड को सर? नतीजे तो अच्छे हैं, कामकाजी मुनाफे में 2.5 गुना का उछाल देखा है, मार्जिन बढ़िया एक्सपेंशन है, चार्ट्स भी मजबूत रही हैं और ट्यूसडे के दिन भी अच्छी तेजी थी। आज क्या एक्सपेक्ट करें सर इसमें? देखिए, बिल्कुल सही दीपांशु, चार्ट बहुत ज़बरदस्त है। पहले भी हमारी चर्चा रेमंड पर हुई और मैंने उस समय भी कहा था कि चार्ट मजबूत है, लेकिन केवल ये समस्या है कि रनअप ऑलरेडी स्टॉक में काफ़ी रनअप देख चुके हैं और 800 रुपए के पास एक कुछ रेजिस्टेंस भी चार्ट पर नजर आता है। तो हो सकता है, और आज बाजार का मूड भी खराब है, तो हो सकता है आपको नीचे के लेवल्स आते हुए दिखे। चार्ट पर जो बड़ा सपोर्ट है वो 700 रुपए के इर्द गिर्द है। 700 मुझे लगता है एक मेक और ब्रेक लेवल होगा रेमंड के लिए। तो गिरावट में यहां पर भी मेरी खरीदारी की राय है। अगर मान लीजिए स्टॉक आपको 700 के करीब मिलता है, उन स्तरों पर इसको बाय करें, होल्ड करें और पोजिशनल टारगेट स्टॉक को लेकर के 1000 के ऊपर का है। ओके, ये है आपके लिए रेमंड पर राय इस समय। कुछ और नतीजे जो आज आने वाले हैं उसमें किरण जी, एक इंटरेस्टिंग नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। हमने देखा थोड़ा एक्शन बीओबी पीएनबी दोनों में आते हुए दिखा। जहां तक ट्यूसडे का सेशन है पीएनबी डेज हाई पर बंद हुआ। आज अगर वीकनेस आती है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या सजेस्ट करेंगे सर पीएनबी के लिए? दीप, वैसे तो सारे पीएसयू बैंक्स बहुत ही अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, उसमें से पीएनबी भी एक काउंटर है। मुझे लगता है कि अगर 38 के आसपास मिलता है तो एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा जहां पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 37 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और एग्रेसिव बाय करना है 40 रुपए 50 पैसे के ऊपर। वहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ब्रेकआउट लेवल 1 रुपए ऊपर है कल के क्लोजिंग से और नीचे में 38 लेवल्स बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आपको 38 में एक्यूमुलेट करना है, 40-50 के ऊपर आपको एग्रेसिव होकर बाय करके चलना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए पीएनबी पर आए। पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर। आज एयर इंडिया का हैंडओवर टाटा ग्रुप को होने वाला है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा चुनिंदा पीएसयू बैंक्स जैसे कि बीओबी, पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक।